द लास्ट लेक्चर वी डिड दिस प्रॉब्लम किए थे ना हमने, पावर ऑफ अ सिग्नल वाला, ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने जो किए थे वो दिस वाज द लास्ट टॉपिक, है ना। Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें हमने देखा था क्या क्या टाइप के व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सिग्नल, जो मुझे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हमने स्टडी किए थे। ओके, तो लास्ट टॉपिक वाज द नॉइज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अभी आते हैं, आज स्टार्ट करते, दैट इज डेटा रेट लिमिट्स। तो डेटा रेट लिमिट्स क्या है एक्चुअली? तो इफ वी हैव अ चैनल, तो हम क्या स्पीड से डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डेटा रेट का मतलब है एट व्हाट, डेटा रेट का मतलब नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड है ना, कितनी हम कितनी डेटा भेज सकते हैं, क्या बैंडविड्थ। तो ये डेटा रेट लिमिट जो है, वॉट एवर चैनल वी हैव, सो गिवन द कैपेसिटी, अगर हमारे पास चैनल की कैपेसिटी दिया हुआ है, तो भी क्या होता है कि हम, ऐसा नहीं कि जितनी कैपेसिटी उतना ही डेटा भेज पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एक हमारे पास एक हाईवे है, ठीक है, दिस इज द हाईवे। ओके, इसमें इफ दिस हाईवे कंसिस्ट ऑफ 4 लेन्स, ठीक है, 4 लेन का हाईवे है, तो अ, एक एक वक्त में 4 कार एक साथ जा सकती है, चार चार लाइंस हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई आज कोई गया तो मे बी द दैट पर्सन रीच दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मे बी इन 1 आवर, मगर अगले दिन गया तो कुछ ट्रैफिक जैम हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड खराब हो गया, तो उसे वो स्पीड से नहीं जा पाएगा जो कल गया था, वो स्पीड से जो गया था, ठीक है, ट्रैफिक हो गया। तो उसी तरह से जो भी हमारे पास जो अवेलेबल डेटा रेट है, जो चैनल की कैपेसिटी के मुताबिक, जरूरी नहीं कि उतना का उतना ही मिले, तो वो कुछ फैक्टर से डिपेंड करेगा। जो भी डेटा रेट है कुछ फैक्टर से डिपेंड करेगा। तो ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा डेटा रेट। ठीक है, सबसे पहला है बैंडविड्थ अवेलेबल, ठीक है, कितनी बैंडविड्थ अवेलेबल है। दूसरा, कितने लेवल्स हम यूज कर रहे हैं सिग्नल्स को रिप्रेजेंट, मतलब कितने सिग्नल, जो बिट है उसको, एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, कितने लेवल्स यूज कर रहे हैं। देन द क्वालिटी ऑफ द चैनल, ठीक है ना, यानी इसमें कितना नॉइज, कितना है वो चैनल, कितना नॉइजी है, कितना नॉइजी नहीं है। ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा डेटा रेट लिमिट, है ना। जैसे हमारे पास मैं आपको जब एग्जांपल दिया था कि ये कार्स इतनी सारी, एक साथ इतनी सारी कार्स जा सकती है, मगर जरूरी नहीं कि हमेशा उतना ही हमें स्पीड, उसी स्पीड से हम कार चला सके या व्हीकल चला सके। वो डिपेंड करेगा, कभी ट्रैफिक ज्यादा हो सकती है, कभी किसी कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या मे बी जैसे हम देखते हैं लैंडस्लाइड्स हो गए, तो लैंडस्लाइड्स की वजह से यहाँ पर कुछ मतलब डेब्रिस वगैरह पड़ा हुआ है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो हियर ऑल्सो डेटा रेट लिमिट्स, जो डेटा रेट है, क्या क्या डेट से हम क्या रेट से डेटा सेंड कर सकते हैं किसी भी चैनल से, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बैंडविड्थ, जो कितनी अवेलेबल बैंडविड्थ है, कितने सिग्नल लेवल्स अवेलेबल हैं, और कितना नॉइज है उस पर्टिकुलर चैनल में। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज, वी हैव 2 फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द डेटा रेट लिमिट। एक तो नॉइजलेस चैनल, जिसको जिसको हम न्यूक्विस्ट बिट रेट बोलते हैं। तो न्यूक्विस्ट बिट रेट ये हमें क्या देता है, इट गिव्स द वी कैन से द डेटा रेट, ठीक है, कितना उसका बिट रेट देगा, मगर ये नॉइजलेस चैनल के लिए है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है उसको बोलते हैं शेनॉन कैपेसिटी। ठीक है, ये नॉइजी चैनल्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बाय द वे, ये दोनों जो फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला न्यूक्विस्ट बिट रेट है, जो हमको नॉइजलेस चैनल के लिए हमको डेटा रेट कैलकुलेट करके बताता है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो नॉइजी चैनल के लिए, जो शेनॉन कैपेसिटी बताता है। नाउ दिस फॉर्मूला, ये जो पहला फॉर्मूला है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं इन द सेंस बिकॉज कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसमें नॉइज नहीं हो। इट इज इम्पॉसिबल दैट वी हैव अ नॉइजलेस चैनल। ठीक है, तो ये जो है हमें नॉइजलेस चैनल तो कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं भी। ठीक है, वी जनरली हैव द नॉइजी चैनल। तो ये जो फॉर्मूला है नॉइजी चैनल, ये शेनॉन कैपेसिटी फॉर्मूला, ये हमको एक एक्चुअल डेटा दे सकता है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस नॉइजलेस चैनल के लिए न्यूक्विस्ट बिट रेट क्या बताता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूक्विस्ट, for noiseless channel, the bit rate is given by this formula 2 into bandwidth into log of number of levels available to the base 2। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया है, निक्विस्ट बिट रेट का फॉर्मूला है ये नॉइजलेस चैनल के लिए है। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि हमें जो बैंडविड्थ दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ द नंबर ऑफ लेवल्स अवेलेबल टू द बेस 2।
गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, यस सर। इसके अंदर देखो नॉइज Yes. कंसिडर नहीं किया गया, नॉइज इज नॉट कंसिडर, नॉइज को कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस सी वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पर, कंसिडर अ नॉइजलेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विद टू सिग्नल लेवल्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है। तो ये न्यूक्विस्ट फॉर्मूला जो है ना, ये हमको मैक्सिमम बिट रेट प्रोवाइड करता है। तो खैर यहाँ पर हमें क्या दिया है कि नॉइजलेस चैनल है, नॉइजलेस चैनल, एंड वी नो फॉर नॉइजलेस चैनल न्यूक्विस्ट बिट रेट अप्लाई करेंगे हम। तो हमें क्या दिया है, व्हाट वी आर गिवन इज बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ जो हमको दिया है वो 3000 हर्ट्ज है, और दूसरा क्या दिया है, टू सिग्नल लेवल्स। तो एल जो दिया है वो 2 दिया है, ओके। तो हम क्या करेंगे अभी, ये बिट रेट कैलकुलेट करेंगे। तो बिट रेट का फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर देखा, बिट रेट जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ। तो ये 3000 इंटू लॉग ऑफ, ये 2 है ना, log of 2 to the base 2, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो log 2 the base 2 इज ऑफ कोर्स 1, तो ये मिलेगा 6000 मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो ये बताता है, बिट रेट बता रहा है, ये न्यूक्विस्ट फॉर्मूला के मुताबिक 6000 बिट्स पर सेकेंड हम भेज सकते हैं ये पर्टिकुलर चैनल से, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ 3000 हर्ट्ज है, और उसमें 2 सिग्नल लेवल हैं, उसमें हम 6000 बिट्स एक सेकेंड में भेज सकते हैं। ये बिट रेट है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ओके। बट वी कैन नॉट हैव अ नॉइजलेस चैनल, कोई भी चैनल नॉइजलेस नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि न्यूक्विस्ट बिट रेट जो है ना, ये हमको देगा कि भाई थ्योरेटिकली ज्यादा में ज्यादा क्या, इससे ज्यादा किसी हाल में नहीं मिलेगा ये पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर केस के लिए हम, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है। इतना तो मिले, इतना भी नहीं मिलेगा बल्कि, ठीक है। तो खैर दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द बिट रेट यूजिंग न्यूक्विस्ट फॉर्मूला। नाउ सेकंड इज वी हैव शेनॉन कैपेसिटी फॉर्मूला। तो शेनॉन कैपेसिटी फॉर्मूला जो नॉइजी चैनल के लिए एप्लीकेबल है, और ऑफ कोर्स ये एक प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चैनल के लिए, क्योंकि कोई भी चैनल जो है नॉइजलेस नहीं हो सकता, ओके। तो शेनॉन कैपेसिटी फॉर्मूला क्या देता है, ये क्या बोलता है कि कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस एसएनआर, एसएनआर था ना, सिग्नल टू नॉइज रेशियो टू द बेस 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें चैनल की कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है एक, अ टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज। ये टेलीफोन मतलब जो लैंडलाइन फोन है, लैंडलाइन फोन जो यूज करते हैं घर में हम लोग, उसकी जो बैंडविड्थ ज्यादातर 3000 हर्ट्ज होती है। द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 3162, ठीक है। ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो दिया हुआ है, एसएनआर दिया हुआ है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ चैनल। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला के पहले हम देखेंगे क्या दिया है हमको यहाँ पर एक्चुअली, व्हाट वी आर गिवन इज बैंडविड्थ दिया हुआ है, bandwidth is actually 3000 hertz, okay, and SNR signal to noise ratio is 3162, ठीक है। तो हमको अभी इसकी कैपेसिटी फाइंड करना है। सो कैपेसिटी इज इक्वल टू बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ 3000 है, इनटू लॉग ऑफ 1 प्लस SNR, तो 1 SNR इज 3162, तो ये 3163 हो जाएगा टू द बेस 2, ठीक है। तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस, ठीक है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यू कैन डू द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 3162 टू द बेस 2 कैलकुलेट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस आंसर। तो व्हाटएवर दिस आंसर गिव्स द कैपेसिटी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस सर। हाँ, ये इस तरह से करेंगे, ओके। वी कैन डू द कैलकुलेशन, ओके। सो हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज हाउ टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क। अभी हमें ये नेटवर्क, हमारे पास कोई भी नेटवर्क हम यूज करते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे पता चलेगा इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसके परफॉर्मेंस के लिए वी हैव सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम जज करेंगे द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, ओके। सो टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ नेटवर्क वी हैव सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया हमारे पास है। सबसे पहला है बैंडविड्थ, ठीक है।
तो मैंने आपको जैसे बताया बैंडविड्थ क्या होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी हम सेंड कर सकते हैं उसके साथ एक वक्त में, या कितने बिट्स पर सेकेंड भेज सकते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पर देखो दो चीजें दी है बैंडविड्थ के अंदर, एक तो बैंडविड्थ इन हर्ट्ज और बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड। नेचुरल बात है कि ये हर्ट्ज कब होगा, जब एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं हम लोग। तो एनालॉग सिग्नल में क्या है कि हम जब बैंडविड्थ को हमको दिया रहेगा तो उसको इन हर्ट्ज में हम देखेंगे कितना बैंडविड्थ है इसका, ठीक है। एंड when we are considering a channel in which we want to send the digital data, then in that case we will study the bandwidth in bits per second, ठीक है। तो bps कितना है, ओके। तो अब जैसे मान लो अगर हम वॉइस देखते, वॉइस सिर्फ आवाज है ना, वॉइस सेंड करना है, जैसे हम लैंडलाइन टेलीफोन देखते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन, तो उसकी जो अभी हमने देखा ना कि 3000 हर्ट्ज है, 3000 हर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ, उसके लिए काफी है, 3000 हर्ट्ज काफी है वॉइस सेंड करने के लिए। बट अगर हमको पिक्चर सेंड करना है, क्या बोलते हैं, मतलब वीडियो सेंड करना, वीडियो, तो वीडियो सेंड करने के लिए ये बैंडविड्थ काफी नहीं होगी, और ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी। तो टेलीविजन चैनल्स जो हम देखते हैं, तो टेलीविजन चैनल्स दे रिक्वायर मोर बैंडविड्थ एज कंपेयर टू वॉइस चैनल्स। इसी तरह से अगर हम डिजिटल डेटा कंसीडर करते हैं तो बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकेंड, तो हमने देखा ना हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन टेलीविजन, हाई डेफिनेशन वीडियोस होती है, हाई डेफिनेशन वीडियोस। तो उसके लिए जो जितने ज्यादा बिट्स पर सेकेंड हम भेज सकते हैं उतना अच्छा रिजोल्यूशन हमें मिलेगा, और जितने बिट्स पर सेकेंड कम रहेंगे उतना रिजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ दो तरह से मेजर की जाती है, ये ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, या जितना बिट्स पर सेकंड ज्यादा होगा उतना अच्छा ट्रांसमिशन रिसीव, मतलब इतना अच्छी क्वालिटी का मिलेगा हमको। तो दिस वाज द फर्स्ट वन, दैट इज द बैंडविड्थ। सेकंड इज थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि सपोज वी हैव दिस इज सपोज द सोर्स, ये हमारे पास एक सोर्स है, सपोज सोर्स इज ए, एंड सपोज दिस इज द डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन है, ये बी है, ठीक है। तो हमने एक बिट, इफ वी आर सेंडिंग अ सिंगल बिट, इफ वी आर सेंडिंग अ सिंगल बिट, तो कितनी देर में एक बिट ट्रेवल किया यहां से यहां तक, कितना, हाउ मच टाइम डज इट टेक अ बिट टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज द थ्रूपुट, ठीक है ना। मतलब सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन में कितना वक्त लगा उस एक सिंगल बिट को ट्रेवल करने के लिए, दैट इज द थ्रूपुट। थर्ड इज द लेटेंसी, दैट इज कॉल्ड एज द डिले। अब देखो यहाँ पर जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मगर यहाँ पे ये है कि लेटेंसी का मतलब क्या है, वी आर नॉट सेंडिंग वन बिट, हम कभी एक बिट तो सेंड नहीं करेंगे, हम तो पूरा मैसेज सेंड करेंगे ना, मैसेज, एक बिट तो सेंड नहीं करेंगे, पूरा मैसेज सेंड करेंगे। तो लेटेंसी क्या बता रहा है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू टेक वन मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू द फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। अब ये जो लेटेंसी है, डिले, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर, जैसे प्रोपोगेशन टाइम है, प्रोपोगेशन टाइम है, इसके अलावा ट्रांसमिशन टाइम है, क्यूइंग टाइम है, प्रोसेसिंग डिले है, ये सब पर वो डिपेंड करता है, ओके। तो ये सब मिला के हमें टोटल डिले, क्योंकि एक्चुअली देखो जो भी डेटा रहेगा ना फौरन निकल के बाहर नहीं निकल जाएगा, ठीक है। उसको कुछ वक्त लगेगा ट्रैवल करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा पहला बिट आया, दूसरा, तीसरा, पूरा, जैसे इफ वी एज्यूम दैट आवर डेटा कंसिस्ट ऑफ सपोज 100 बिट्स, 100 बिट्स का हमारा सपोज डेटा है, 100 बिट्स का, ठीक है। तो पहला बिट आया, ठीक है, और लास्ट बिट, इतना कितना वक्त लगा पहले से लेके लास्ट बिट तक, ठीक है। देन ट्रांसमिशन में क्या होता है कि क्योंकि हमारा डेटा जो है बहुत सारे बीच में मतलब राउटर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क, तो उसको उसको ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगा। क्यूइंग टाइम के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई डेटा जाता है ना, तो वो डेटा जो है एक पॉइंट पे, मतलब जैसे मान लो ये राउटर के पास जब डेटा आया, तो डेटा क्या, ये डेटा जो है ना यहाँ पर आके वो जमा होगा, बाद में आगे जाके आगे आगे जब उसे मतलब सेंड किया जाएगा, तो बफर्स रहेंगे, बफर्स, तो बफर्स पे आके डेटा जमा होता है और बाद में आगे जाता है, तो वो सब क्यूइंग टाइम में जाएगा। देन वो जो डेटा कहीं पर आया उसको प्रोसेस करके आगे सेंड करने में वो भी डिले होता है, तो ये सब मिला के लेटेंसी होती है, लेटेंसी, ठीक है। यानी जैसे मान लो हम अपने घर से जब कॉलेज आते हैं, तो हम बाहर निकले, घर के बाहर निकले, हमने अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरे, ठीक है, फिर बस के लिए वेट कर रहे थे, तो बस के लिए कितना वेट किया, बस के ट्रैवल किया, उसमें कितना वक्त लगा, ठीक है। देन मे बी वी मे बी यूजिंग सम मोर ट्रांसपोर्टेशन, वहां से जाके बाद में कॉलेज में टच हुए जाके, ठीक है ना।
तो ये सब टाइम कितना वक्त लगा हमें। तो वैसे ये डेटा जो है खाली ऐसा नहीं उठा के चला गया, ऐसा नहीं, उसके अंदर बीच में बहुत सारे मतलब चीजें होती है, क्यूइंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, ट्रांसमिशन, ये सब को सब मिला के दैट इज द लेटेंसी। ओके, देन नंबर 4 इज द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब देखो हमने यहाँ पर बैंडविड्थ कंसिडर किया और यहाँ पे डिले, ये दोनों तो कंसिडर किया, मगर ये दोनों का प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है। अब देखो ये एग्जांपल, यहाँ पर एक डायग्राम है, कैन यू सी द डायग्राम? आई होप यू कैन सी द डायग्राम। Yes. Okay, now see in this case, we are given a channel in which the bandwidth is मतलब ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। तो 1 bps हो सकता, मतलब ऐसा इतना कम तो नहीं होगा, मगर हमारे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल दिया है। सपोज हमारे पास एक चैनल है, उसकी बैंडविड्थ 1 bps है, 1 बिट्स पर सेकेंड है, और 5 सेकेंड का डिले इसके अंदर है। मतलब क्या है कि तुम पहली बिट भेजोगे ना, तो 5 सेकेंड बाद रिसीवर के पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बिट्स हो रहा है ना, क्योंकि बैंडविड्थ इज 1 बिट्स पर सेकेंड और ये 5 है, तो 5 1 जा 5, तो 5 बिट्स जो है ये यहाँ पर रहेंगे इसके अंदर ट्रांसमिशन में। ठीक है, अंडरस्टूड दिस? ये कैलकुलेशन समझ में आया? बैंडविड्थ Yes, कितना sir. है? 1 बिट्स पर सेकेंड है, और डिले कितना है? 5 सेकेंड का है। तो ये 5 बिट्स जो है ट्रांसमिशन के अंदर बीच में रहेंगे। ठीक है, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया, बजाय बैंडविड्थ 1 बिट्स पर सेकेंड, तो 5 बिट्स पर सेकेंड कर दिया, 5 बीपीएस, और डिले जो है सपोज 5 सेकेंड्स का ही है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बिट्स, यू कैन सी देयर आर 25 बिट्स इन ट्रांजिशन। यहाँ पे देखो 25, कैन अंडरस्टैंड? ये देखो समझ में आ रहा है, ये मतलब फर्क समझ में आ रहा है, ये दोनों फर्क। ठीक है, यहाँ पे Yes, देखो sir. बिट का, यहाँ का बिट का ड्यूरेशन छोटा हो गया है, यहाँ पे बिट का ड्यूरेशन बड़ा था। तो इतने सारे बिट्स जो है ट्रांजिशन में है, यहाँ पे 5 ही बिट ट्रांजिशन में, या 25 बिट जो है ट्रांजिशन में है। ठीक है, तो ये हमें ज्यादा मिल रहा तो अच्छी बात है ना। तो बैंडविड्थ ज्यादा है, डिले दोनों के अंदर सेम, अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो उसका फर्क पड़ जाता है। ओके, तो इसलिए ये बैंडविड्थ जो हम डिले प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज जीटर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीटर? ये जीटर हम लोग पहले कर चुके हैं। यस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीटर? एनीवन? देखो जीटर किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो फिर से। हमारे पास जो है ये सपोज ये सोर्स है ए। ठीक है, ये सोर्स से आगे किसी नेटवर्क में जा रहा है। ठीक है, आगे और किसी नेटवर्क में जा रहा है, सपोज पैकेट यहाँ पे किसी नेटवर्क में जा रहा है, ऐसा अलग अलग नेटवर्क के थ्रू हम हमारे पास पैकेट जो है जा सकता है। और मे बी लाइक हियर वी हैव द फाइनल डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन है हमारा बी। ठीक है, तो सपोज ए ने जो है मे बी ए इज सेंडिंग 4 पैकेट्स। ठीक है, ये सपोज यहाँ पर भी एक नेटवर्क ऐसा करके, ठीक है, ऐसा कुछ नेटवर्क बना हुआ है। ओके, सो नाउ लेट अस अज्यूम ए इज सेंडिंग सम डेटा। ठीक है, ए ने 4 पैकेट सेंड किया। ठीक है, पैकेट नंबर 1 पहले सेंड किया। ठीक है, पैकेट नंबर 1 सेंड किया, देन पैकेट नंबर 2 सेंड किया। ठीक है, 3 और 4, ये 4 पैकेट सेंड किया उसने। तो पैकेट नंबर 1 जो है वो ये पाथ से सपोज ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर आया। ठीक है, देन सपोज पैकेट नंबर 2 जो है वो जो है यहाँ से ट्रेवल किया उसने। ठीक है, पैकेट नंबर 2 यहाँ पर आया। ठीक है, अब 3 जो है, पैकेट नंबर 3, वो हो सकता है कि यहाँ से जाए, यहाँ से जाके यहाँ पर आए। एंड पैकेट नंबर 4 जो है, ये येलो से बनाता हूँ मैं, वो किसी और पाथ से जाए, या जैसे ऐसा जाके ऐसा आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि पैकेट जो है हमने जो भेजा, तो हर पैकेट अलग अलग पाथ के थ्रू गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एट द डेस्टिनेशन दे विल अराइव एट डिफरेंट टाइम्स, दे विल अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, अदर हम बोलेंगे कि वो आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे। तो इस हिसाब से अगर मैं इसे रफली लिख लेता हूं, तो पहले सपोज 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा। हमने भेजा तो 1 2 3 4 और आया 2 1 4 3। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर ये पैकेट जो है ना, दे ट्रैवल विथ अनइवन डिले। हर पैकेट जो है सेम पाथ से नहीं जा रहा है, अलग अलग पाथ के थ्रू जा रहा है, जिसकी वजह से वो डेस्टिनेशन पर आगे पीछे आएगा। तो दिस कॉजेज जिटर। ठीक है, तो जिटर जो है
ये अगर हम रियल टाइम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रियल टाइम का मतलब है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, वी आर इन रियल कम्युनिकेशन। और वीडियो जो ट्रांसफर होता है, जो जो मतलब मैसेज जो हम भेजते हैं, वॉइस मैसेज, तो वॉइस हम कम्युनिकेशन करते हैं, दे आर रियल टाइम कम्युनिकेशन। उसमें जिटर नहीं चल सकता, जिटर होगा तो क्या होगा, डेटा जो पूरा करप्ट हो जाएगा। तो जिटर जो है कितना ज्यादा है कितना कम है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि सब के सब पैकेट्स दे 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 गो थ्रू अ सेम डिले, सबका डिले सेम होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन दिस पॉइंट? ये 5 क्राइटेरिया समझ में आया आप लोगों को? Yes. हाँ, ओके, दिस आर द 5 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस चैप्टर डील्स विद डिजिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, दिस चैप्टर इज कंसर्न विद द digital transmission. So digital transmission is converting digital to digital conversion। ठीक है, हमारे पास कुछ है डिजिटल, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो this is what we'll be studying in this particular chapter, that is digital transmission is digital to digital conversion। अब बात ये आती है कि भाई एनालॉग से डिजिटल समझ में आता है, डिजिटल से डिजिटल समझ, मतलब डिजिटल से एनालॉग समझ में आता है, ये डिजिटल को डिजिटल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो डिजिटल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का मतलब ये है, यहाँ पे देखो आप, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? यू कैन सी दिस डायग्राम नाउ। Yes, sir. नाउ दिस इज द सेंडर, ये सेंडर है। सेंडर के पास कुछ डिजिटल डेटा है जो बिट्स के फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, उसके पास कुछ डेटा बिट्स के फॉर्म में है। ठीक है, उसको ये डेटा सेंड करना है इस रिसीवर को। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मसला ये है कि ये बिट्स को कैसे सेंड करें। तो ये डिजिटल डेटा को उसको कोई तरीका यूज करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो डेटा डिजिटल है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना जो कि डिजिटल है। तो इसलिए ये है कन्वर्जन डिजिटल टू डिजिटल। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई दिस इज, ये डिजिटल कन्वर्जन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस डिजिटल कन्वर्जन? हमारे पास कुछ डेटा है, ये सेंडर के पास कुछ डेटा है जो ये सिस्टम में स्टोर्ड है बिट्स के फॉर्म में। अब इसको ये डेटा सेंड करना है ये रिसीवर को थ्रू दिस लिंक। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये डेटा डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल डिजिटल कन्वर्जन, और इसको बोलते हैं लाइन कोडिंग। ठीक है, तो लाइन कोडिंग क्या है? लाइन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या करना है हम लोगों को आगे, ये डिजिटल डिजिटल कन्वर्जन में क्या करते हैं हम लोग? यस क्लास, व्हाट वी आर डूइंग हियर? हेलो? Converting digital bits into signal. Digital हाँ, signal. डिजिटल, हाँ, कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, कि हमारे पास डिजिटल डेटा है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? अभी जैसे मान लो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा? एक तो लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकता हूं आपसे बातें करके, और कौन सी जो आप समझ सकते हो, है ना? तो मेरे दिमाग की बात आपके दिमाग में मतलब आपको कैसे समझाऊं? तो मुझे कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, है ना, मैं वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसी तरह से। तो ये डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, ये इसको, ये प्रोसेस को बोलते हैं लाइन कोडिंग। ठीक है, तो लाइन कोडिंग स्कीम कौन से अभी हम स्टडी करेंगे। तो उस स्टडी करने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखना पड़ेगा लाइन कोडिंग स्कीम्स के पहले। तो एक तो है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सिग्नल एलिमेंट एंड समथिंग कॉल्ड एज डेटा एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 डायग्राम्स आपके सामने हैं, डायग्राम्स के यहाँ पे दिए हुए, सिग्नल एलिमेंट वर्सेस डेटा एलिमेंट। ओके, तो सिग्नल एलिमेंट यहाँ पर ये जैसे पहला डायग्राम हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे से पहला डायग्राम है। ठीक है, ये पहले डायग्राम में ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये डेटा एलिमेंट है। ठीक है, ये डेटा हमको भेजना है। ये 0 है, ये डेटा है। यहाँ पे 1 है, ये भी डेटा है। तो हमारे पास 3 डेटा एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, सिग्नल यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे सिग्नल कौन सा है? ये जो ड्रॉ किया हुआ है ना, ये सिग्नल देखो, ये एक सिग्नल है। ठीक है, ये लो, ये ना लो एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, और ये एक। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमें मान लो, अगर मुझे मान लो ऐसा सेंड करना पड़ता 0 1 0, तो क्या करना पड़ता? पहले हाई सेंड करना पड़ता, फिर लो, फिर लो, है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं
0 के लिए हाई है, 1 के लिए लो, ऐसा कर सकते हो, कोई मसला नहीं, वी कैन डू दैट। सो ये केस में हमें क्या दिख रहा है कि एक बिट सेंड करने के लिए एक सिग्नल सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्या हम बोलेंगे कि एक सिग्नल एक बिट कैरी कर रहा है, ठीक है। जैसे ये सिग्नल लो सिग्नल है, लो सिग्नल 1 कैरी कर रहा है, हाई सिग्नल 0 कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो आर, ये जो आर ना, आर एक मतलब पैरामीटर है, ठीक है। सो दिस आर इट गिव्स द रेशियो ऑफ सिग्नल अपॉन डेटा, ठीक है। सिग्नल अपॉन डेटा का हमें ये मतलब पैरामीटर, सॉरी डेटा अपॉन सिग्नल आएगा, सॉरी डेटा कितना है, तो इट गिव्स द रेशियो ऑफ डेटा अपॉन सिग्नल, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन करेंगे, आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये समझ में है ना, ये केस में 1 मिल रहा है हमको, ये रेशियो 1 मिलेगा। 1 इसलिए मिलेगा कि एक सिग्नल एक बिट कैरी कर रहा है। नाउ कम टू दिस सेकंड केस, ये सेकंड केस मैं सर्कल करता हूं, ये देखो, इससे ये सर्कल किया, ब्लू मार्कर से सर्कल किया मैंने। नाउ इन दिस केस डेटा 1 है, डेटा कितना है 1 है, मगर दो सिग्नल एलिमेंट है, देखा आपको, दो सिग्नल, ये लो और ये हाई, तो ये दोनों मिला के एक सिग्नल बन रहा है, एक डेटा बन रहा है। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं? देखो Yes, ध्यान से, देखो ध्यान से, बिट कितना है, डेटा कितना है, डेटा एक ही है, मगर दो सिग्नल है ना यहाँ पे, डेटा एक है मगर दो सिग्नल लेवल एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको आर मिलेगा हाफ। हाफ क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास डेटा एक है और सिग्नल दो है, इसलिए 1/2 हो रहा है, ठीक है। नाउ यू टेल मी दिस थर्ड केस, आप लोग थर्ड केस में बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पर, कितने एलिमेंट है और कितने सिग्नल एलिमेंट है, बताइए फटाफट। यस, 2 बोलिए। data element, हाँ, 2 डेटा एलिमेंट, और सिग्नल कितने हैं? 1. 1 है ना, ठीक है। देखो ये एक सिग्नल लेवल, लेवल एक है मगर डेटा 2 है, तो यहाँ पे आर हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, आर 2 मिलेगा, ठीक है। नाउ इन द लास्ट केस, ये जो लास्ट केस हमें दिया है, ग्रीन में सर्कल करता हूँ, ये लास्ट केस में क्या है, हमारे पास जो है ये 4 डेटा एलिमेंट्स है, ठीक है। ये 4 डेटा एलिमेंट्स है, 1 1 0 1, मगर ये पूरे को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लेवल हमने यूज किए, 3, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन दिस ऑल 4 केसेस, अभी बात ये है कि चारों केसेस में सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है। तो मेरा ये समझाने के लिए आपको एक मैं मतलब एग्जांपल देता हूं। सपोज वन पर्सन इज वन पर्सन इज ट्रेवलिंग इन वन कार, ठीक है। देन 2 persons are traveling in one car, ठीक है, या फिर 3 persons they are traveling in one car, ओके। और एक केस ले लेते हैं हम लोग, वन पर्सन, ओके, he has 3 cars and he's taking the 3 cars, and one person we can say कि एक पर्सन मगर 3 कार लेके घूम रहा है। अब मुझे बताओ ये तीनों, ये 4 केसेस में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 केसेस में सबसे अच्छा कौन सा है, बताओ कौन सा अच्छा केस है? यस, 1 लग्जरी, person with 1 car. 1 पर्सन वन कार, अच्छा, 1 पर्सन वन का सबसे बेस्ट केस है, ठीक है, ये अच्छा है। और कोई है अच्छा केस? लग्जरी मत देखो, मतलब लग्जरी नहीं देखना है भाई, एक आदमी 3 कार लेके घूम रहा है तो बहुत बड़ी शान वाली बात है, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो इकोनॉमिकली कौन सा अच्छा है। चलो मान लो आप लोग, आपकी क्लास, आपके हमारी क्लास में आपके समझो 3 दोस्त, हमारे 3 दोस्त लोग हैं, तीनों के पास तीनों कार लेके कॉलेज आ रहे हैं रोज। उससे अच्छा किसी ने आइडिया था, भाई काम करेंगे भाई, एक दिन मैं कार लेके आऊंगा, 3-4 जन आराम से आ सकते हैं ना भाई, मैं ड्राइव करूंगा, तुम मेरी कार में बैठना, कल तुम लोग तू लेके आना, मैं तेरी कार में आ जाऊंगा, तो ये अच्छा है ना कि 3-3 कार लेके उठा 1 के car लेके with 3 person. हाँ, सबसे बेस्ट कौन सा है, ये है ना, एक कार में 3 लोग ट्रेवल करेंगे, वो अच्छा है। अब ये यहाँ पे सोचो, ये हमारा डेटा एलिमेंट है और ये हमारा सिग्नल एलिमेंट है, तो हम ये चाहते हैं कम्युनिकेशन में कि सिग्नल कम एलिमेंट जाए और डेटा उसके अंदर ज्यादा कैरी हो, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, क्या बताऊं? अब देखो, अब Yes, वो sir. हिसाब से आप लोग मुझे बताओ, ये चारों केस में सबसे अच्छा केस कौन सा है? ये चारों केसेस में हम क्या चाहते हैं, सिग्नल कम जाए डेटा ज्यादा जाए,
कौन सा अच्छा है? देखो यहाँ 1:1 का रेशियो है, ठीक है। यहाँ तो गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्यों है? कि 2 सिग्नल है और 1 डेटा है ना। डेटा एलिमेंट थर्ड का में, केस। हाँ, थर्ड के सबसे बेस्ट, इसके अंदर थर्ड के सबसे अच्छा है, इसलिए कि एक सिग्नल है और डेटा डबल है। मतलब ये दो वाला, मतलब ये ऐसा है कि भाई एक कार है, 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक कार में 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पहले वाले केस में 1 कार 1 पर्सन, सेकेंड कार में क्या है कि 1 पर्सन 2 कार्स, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 4 पर्सन 3 कार। और यहाँ पे क्या है, ये अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि हम ये चाहते हैं कि डेटा ज्यादा जाए, सिग्नल कम से कम, सिग्नल एलिमेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा डेटा जाएगा, तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि हम बैंडविड्थ को अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? ठीक है। यस सर। Now, before studying the line coding scheme study करने के हम आगे देखेंगे, there are some line coding scheme। तो लाइन कोडिंग स्कीम कौन सी अच्छी है, कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए उस लाइन कोडिंग स्कीम को। लाइन कोडिंग स्कीम किसको बोलते हैं? ये वो स्कीम है जो हमको डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है ना। तो अभी हम उसको आगे देखेंगे कौन सी स्कीम है। इसके पहले हम देखना है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला भाई बेस लाइन वेंडरिंग, ठीक है ना। तो बेस लाइन वेंडरिंग क्या होता है कि जब भी कोई सेंडर डेटा सेंड करता है ना, तो रिसीवर के पास है ना एक, मतलब एक वोल्टेज, मतलब एक क्या बोलते हैं, वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर। जैसे देखो यहाँ पे ये ना 101, तो उसके पास एक एवरेज वैल्यू रहती है, एवरेज वैल्यू रिसीवर के पास। तो वो एवरेज के ऊपर रहेगा तो 1, उसके नीचे रहेगा तो 0। मतलब उसको लेवल मालूम करना चाहिए, लेवल बड़ा कौन सा है, छोटा लेवल कौन सा है। तो उसके पास एक एवरेज वैल्यू रहेगी, वो एवरेज के ऊपर रहेगा या उससे ज्यादा ऊपर रहेगा या इसके नीचे जो भी रहेगा, तो एवरेज वैल्यू से ऊपर या नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है ना। तो या तो बेस लाइन के ऊपर वैल्यू रहेगी या तो बेस लाइन के नीचे रहेगी। तो वो लाइन कोडिंग स्कीम जो है, ये एवरेज वैल्यू को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, जो वैल्यू वहीं पे रखना चाहिए इसको। मतलब जो भी बेस लाइन है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर कब होगी? अब देखो ये मान लो, ये भूल जाओ, ये 2 सिग्नल हमारे पास, ये 2 सिग्नल, ठीक है। अब ये ऊपर हाई है, ये लो है, तो दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो बीच वाली लाइन आएगी ना। देखो जैसे एक वोल्टेज है 2, एक है 4, तो 2 + 4 = 6, 6 / 2 = 3, है ना। तो ये 2 और 4 का एवरेज कितना आ रहा है हमको? 3 आ रहा है। अगर मैं 2 ही 2 2 लिखते रहूंगा तो इसका एवरेज तुमको 2 मिलेगा। 4 ही 4 करूंगा तो एवरेज 4 मिलेगा। तो 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? 3 होगा। तो मुझे ये 3 वैल्यू है ना, ये हटनी नहीं चाहिए। तो हमारे पास जो लाइन कोडिंग स्कीम होगी, वो बेस लाइन को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, और एक मतलब रिक्वायरमेंट है लाइन कोडिंग स्कीम की, कि इसमें डीसी कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। डीसी कंपोनेंट का मतलब ये है कि अगर मान लो हम इनपुट पे एक साथ 10 1 भेज रहे, 10 1, तो 10 1 की वजह से लेवल एक ही हो जाएगा, सिंपल एक ही लेवल पे चला जाएगा। बाद में 0 आएगा तब जाके नीचे जाएगा, है ना। तो देखो ऐसा ना, अगर मान लो जैसे हमने 0 सेंड किया, उसके बाद 10 1 सेंड किए, तो 10 1 में हाई ही रहेगा वो, ठीक है। या मान लो हमने 1 सेंड किया, उसके बाद 10 0 सेंड किया, तो 10 तक ये, तो ये क्या होगा, ये जो लंबा जो सीरीज है 0 या 1 का, उससे सिग्नल चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। उससे डीसी कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जैसे डीसी कंपोनेंट्स आएंगे, सिस्टम जो है हमें करप्ट हो जाएगा, मतलब सिस्टम जो है सही से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो लाइन कोडिंग स्कीम जो है, डीसी कंपोनेंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो? यस। हाँ। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन में देखो, ये डायग्राम काफी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये सेंटर है, इसकी क्लॉक की स्पीड देखो, ये ना इसकी क्लॉक की स्पीड है, ये क्लॉक की स्पीड है। तो इसका 1, ये इतना ड्यूरेशन का 1 है, इसका इतना, इसके बिट का ड्यूरेशन इतना है, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 सेंड किया। अब रिसीवर जो है ना, रिसीवर की क्लॉक की स्पीड थोड़ी फास्ट है। तो देखो ये, यू कैन मेक आउट दिस डायग्राम। ये मैं इसको ऊपर मिला देता हूँ, ऐसा रहेगा तो एक ही डायग्राम, क्या, चलो कोई बात नहीं। नाउ यू कैन इमेजिन दिस, इफ यू कंबाइन दिस, इसकी क्लॉक की स्पीड इससे आधी है, ठीक है ना, आधी से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसने एक 1 सेंड किया, ये ड्यूरेशन है एक 1 का, और इसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसको लगा भाई 2 1 आ गए,
ठीक है ना। देखो इसकी क्लॉक की स्पीड यहाँ पे दूसरी स्पीड खत्म हो रही है, तो इसको लगा 2 1 मिला है, ये 0 है तो ठीक है, 0 तो मिल गया उसको। अब ये इसने 2 1 की जगह उसने 3 1 कंसिडर कर लिया क्योंकि इसकी क्लॉक की स्पीड ज्यादा है। तो देखो देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन देम, ठीक है। यू कैन मेक आउट, इसने 2 1 सेंड किया, इसको 3 1 मिल रहे हैं, इसलिए कि इसकी क्लॉक फास्ट चल रही है, इसकी क्लॉक स्लो है। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये दोनों ना आपस में Hmm. सिंक्रोनाइज नहीं है, देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन। तो हमारी जो लाइन कोडिंग स्कीम होनी चाहिए वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। सिंक्रोनाइज इन द सेंस कि रिसीवर को मालूम होना चाहिए कि कौन सा बिट कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। अब देखो जैसे 2 1 भेजा है ना, अब 2 1 है कि 3 1 है कि 4 1 है कि 1 1 है, कैसे पता चलेगा उसको, है ना, क्योंकि 2 1 है ना, ये 2 1 है। तो रिसीवर के पास कोई तरीका होना चाहिए ये लाइन कोडिंग स्कीम के जरिए, ताकि उसको पता चले कि ये 2 1 ही है ना। अभी अगर मान लो उसकी क्लॉक की स्पीड ऐसा होती तो क्या करता, 4 1 कंसिडर करता हूं। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? Yes. तो लाइन कोडिंग स्कीम में सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट भी होना चाहिए। ओके, देन नंबर 4, ये खत्म कर देता हूं मैं। बिल्ट इन एरर डिटेक्शन होना चाहिए, यानी अगर मान लो कोई बिट करप्ट हो जाएगी, 0 की 1 1 की 0 हो सकती है, तो उसके पास ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिससे वो एरर को डिटेक्ट करे, ठीक है। देन नंबर 5 इज इम्यूनिटी टू नॉइज एंड इंटरफियरेंस। तो अगर कोई एक्सटर्नल नॉइज भी आ जाए तो वो बिट्स को करप्ट ना कर सके, वे ऐसे उसके पास मतलब वो स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जो भी हम डिजाइन करेंगे, जो भी स्कीम, इतनी ज्यादा एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए ताकि उसे डिजाइन ही काफी मतलब डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड लाइन कोडिंग स्कीम, ये सब रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये 3 पे ज्यादा फोकस करेंगे फिलहाल, ठीक है। अभी जो आगे लाइन कोडिंग स्कीम देखेंगे ना, तो हम कंपेयर करेंगे भाई ये तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया अच्छा बैठता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन हम आगे वाले यूनिट्स में देखेंगे। तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड लाइन कोडिंग स्कीम। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? Yes. हाँ, तो लाइन कोडिंग स्कीम क्या होती है? व्हाट इज लाइन कोडिंग स्कीम? क्या होता है लाइन कोडिंग? हाँ, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट वेरी गुड, डिजिटल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब देखो ये लाइन कोडिंग स्कीम हमें ये इतने सारे टाइप्स की है। सो लाइन कोडिंग स्कीम, इट कैन बी यूनिपोलर, इट कैन बी पोलर, बाइपोलर, मल्टी लेवल, मल्टी ट्रांजिशन, ये 5 टाइप के हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तो आई विल स्टॉप द लेक्चर नाउ। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? कोई डाउट है किसी को?